वैसे तो ग्रह है पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, लेकिन इसी ग्रह पर एक अलग ग्रह है, या ये कहें कि अलग दुनिया है आशिकों की, जहां सिर्फ इश्क की बात होती है, मोहब्बत की बात होती है, जहां के लोग सब कुछ देना चाहते हैं, कुछ लेना नहीं चाहते हैं, रात रात भर जागते हैं। मान्यता तो ये भी है कि रात से दिन पृथ्वी के गति की वजह से नहीं होते हैं, ये आशिकों ने किए हैं। ये आशिक हैं जिन्होंने जाग जाग कर रात को दिन किया है। और ये परंपरा, ये अनुशासन लाठी और डंडों से नहीं सिखाया जाता है, महसूस किया जाता है, महसूस कराया जाता है। और उसे महसूस कराने का सबसे अच्छा जरिया है शायरी, लेखनी, पंक्तियां, कविताएं, गीत, मुक्तक, गजलें। और ये सारी चीजें जो लिखते हैं उन पर खासी जिम्मेदारी है इश्क सिखाने की, इश्क को बरतने की, वो शब्द गढ़ने की जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेम की परंपरा से, अनुशासन से वाकिफ कराए। और ये इश्क ऐसा होता है, आप ये जानिए, आने वाली पीढ़ी ये जाने कि इश्क कैसा होता है, ये मोहब्बत ऐसी होती है। वैसे तो हमें किसी को इश्क सिखाने की अलग से ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसकी जो बारीकियां हैं वो हम इन पंक्तियों से सीखते हैं और शायरी से सीखते हैं। इसमें हमें ऐसा इत्मीनान रखना चाहिए, ये हमें शायरी सिखाती है। इसमें हमें ऐसा व्यवहार रखना चाहिए, ये हमें पंक्तियां सिखाती हैं। जैसे एक शायर हैं हमारे वरुण आनंद साहब, उनकी पंक्तियां हैं कि वो लड़कर भी सो जाए तो उसका माथा चूमूं मैं, उससे झगड़ा एक तरफ है, उससे मोहब्बत एक तरफ। मैं शायद उसको बहुत अच्छे तरीके से नहीं कह पाऊंगा, लेकिन उन्हीं के मुंह से सुनेंगे। सबसे पहले तो देखिए कि मेरे साथ खुद वरुण आनंद साहब मौजूद हैं, स्वागत है आपका। शुक्रिया। वो वाली पंक्तियां पहले सुनाइए, पता नहीं मैं ठीक से कह पाया हूँ कि नहीं। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा है आपने, और थोड़ा सा फेरबदल है उसमें, बात तो फिर भी बदली नहीं है। वो है कि चांद सितारे फूल परिंदे शाम सवेरा एक तरफ, सारी दुनिया उसका चरबा उसका चेहरा एक तरफ, वो लड़कर भी सो जाए तो उसका माथा चूमूं मैं, उससे मोहब्बत एक तरफ है, उससे झगड़ा एक तरफ। तो कहाँ से प्रेरणा आई है? देखिए, प्रेरणा शायरी में बहुत बार ऐसा होता है कि आपके साथ जो घटित होता है वहाँ से आती है। इसी में एक शेर आता है कि जख्मों पर मरहम लगवाओ लेकिन उसके हाथों से चारा साजी एक तरफ है, उसका छूना एक तरफ। ये घटित हुआ था और घटित होने के बाद ये शायरी हुई है, ये शेर में डला है। ये मैं बताऊं दर्शकों, मैंने बहुत साहित्यकार का इंटरव्यू किया, आपने मुझे देखा होगा चैनल्स पे, अलग अलग जगहों पे। पहले ऐसे हैं साहब जो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं पहली ही लाइन में, पहले ही सवाल में कि ये घटित हुआ है ना, तो यकीन मानिए इश्क को करके और उसको एक्सेप्ट करने की जो ताकत है वो बहुत कम लोगों में है कि हाँ मुझे इश्क हुआ था। ये बोल पाना बहुत मुश्किल है लोगों के लिए, मुझे ऐसा लगता है, मैंने ये महसूस किया है। आप देखेंगे, आप खुद देखेंगे कई जगहों पर, मैं आपको बता रहा हूँ वरुण साहब, वैसे तो मुंह पे तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि मैंने जितने लोग इंटरव्यूज़ किए ना, मैं आपको बताऊं कि वो एक्सेप्ट नहीं कहते कि नहीं मैं तो लिख देता हूँ। लेकिन जो लिखता है, जैसे हम आप लिखते हैं, जो सोचते हैं, मैं ये बात मानता हूँ कि जब तक आपके साथ बीती ना हो, घटित, हाँ तब नहीं। तो आपने ये मान लिया कि घटित हुआ, तो घटित हुआ तो उसका अंत अच्छा हुआ या बुरा हुआ? नहीं, उसका अंत अच्छा है। और मैं आपको एक बात यहाँ बताना चाहता मतलब प्रेमिका से शादी कर ली? नहीं, शादी वादी तो नहीं हुई लेकिन अच्छा, अभी शादी हुई नहीं? अभी मेरी शादी नहीं हुई, कुंवारे हैं। हाँ, और देखते हैं क्या होता है। लेकिन मामला ये है कि इश्क प्राइवेसी की सब्जेक्ट है, जो है वो शायरी के बाद हुआ है, शायरी पहले शुरू हुई है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये कैसे हो सकता है? तो वो ये मामला है कि जिंदगी से हमने इतना कुछ सीखा है, हाँ, कि हमको पहले मोहब्बत करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो कहते हैं ना कि दिल टूटता है तो शायरी शुरू होती है या गायकी। फिर आप उसी लाइन पे मुझे ले जा रहे हैं, अभी मैंने तारीफ की है उसकी वजह से आपकी। तो वो मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं हाँ ये मानता हूँ कि दिल टूटना ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं मानता कि उसकी वजह क्या है। दिल आपका मोहब्बत की वजह से भी टूट सकता है, दिल आपका दुनिया की वजह से भी टूट सकता है, दिल आपका ज़िंदगी की वजह से भी टूट सकता है। दिल टूटना ज़रूरी है, सबब क्या है ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, हम भी टूटे हैं अंदर से, लेकिन मोहब्बत जो है वो शायरी के बाद का एक सिलसिला है,
और वो बीच में हुआ और दिल टूटा, और उसके बाद वो सिलसिला अभी भी जारी है शायरी का। उस पर कोई आँच नहीं आई है, ना वो कोई कारण बना कि मोहब्बत में दिल टूटा तो फिर हमने शायरी शुरू की। टूटने पे ये हो गई उसके प्रेम की बात, उसकी जो छवि है, उसको जो अपने दिमाग में अक्सर जो प्रेमी है, प्रेम करने वाले बनाते हैं, बहुत महान बनाते हैं सामने वाली। अगर वो लड़का हो तो लड़की को, या फिर अगर वो लड़की है तो लड़का को, दोनों जो अगर सच्चा प्रेम है तो। आजकल के दौर का प्रेम नहीं है तो, हालांकि आजकल के दौर में भी प्रेम हो रहा है, लेकिन एक बहुत बहुत बड़ी पीढ़ी है, मतलब माफ़ कीजिएगा, मतलब वो जो बहुत बड़ी संख्या है, उसमें ब्रेकअप और पैचअप का दौर ज़्यादा हो रहा है। बिल्कुल सही। आपको नहीं लगता है कि ये जो जेन जी है, जो 2000 और 1998 के बाद जो लोग पैदा हुए, उनके लिए एक नया टर्म आया है ना, जेन जी, आप सुनते होंगे, उसमें भी लोग आते हैं, तो उनके रिश्ते इतने क्षणभंगुर कैसे हो रहे हैं? वो क्या इश्क नहीं सीख पाते हैं, या फिर वो शायरी को ज़्यादा ही सीरियस ले लेते हैं? देखिए, मोहब्बत तो एक से ही होती है, इश्क एक से ही होता है, और जो पहली मोहब्बत होगी वो आपको चाहे वो तीसरी बार में हो, चौथी बार में हो, वो पहली मोहब्बत तो पहली ही है, एक ही रहेगी वो सारी ज़िंदगी। किसी दूसरे शख्स से आपको वैसी मोहब्बत नहीं हो सकती है। आप उससे शादी कर सकते हैं, आप उसके साथ रह सकते हैं, आप उसके साथ पूरा जीवन बिता सकते हैं, लेकिन आपको वो फीलिंग, वो मोहब्बत, वो उससे नहीं होने वाली है कभी भी। जिस एक शख्स से मोहब्बत हो जाती है, बस उसी से रहती है सारी ज़िंदगी। सारी उम्र हम उसी को याद करते रहते हैं कि वो था ना, अगर वो मेरे पास होता तो क्या ही बात होती। तो अफसोस का नाम इश्क है क्या? बिल्कुल, कभी कभी बन जाता है इश्क। वो इश्क भी क्या है जो हासिल ही हो जाए, जो नाकाम। जलन संभाल कर रखना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये शायद आपने भी जिंदगी में महसूस किया होगा, मैंने भी किया। जलन संभाल कर रखना मुश्किल, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। उस वक्त आप कभी कभी मारना भी चाहते हैं, कभी कभी मरना भी चाहते हैं। हाँ, तो खैर, जो मोहब्बत करता है वो क्या ही किसी को मारेगा, वो खुद को मारने की कोशिश ज़रूर करता है। हाँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अक्ल आ जाती है वक्त पर, और हम संभल जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा लेते हैं। लेकिन संभल जाना ठीक है, लेकिन फिर भी वो बात फिर से आती है कि वो मोहब्बत याद आती है। सब बात एक तरफ घूम के वो बात आ जाती है कि वो मोहब्बत याद आती है। अगर वो होती या वो होता तो। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल वो वाला जो नहीं लिखा गया गाना कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तुम होती तो ऐसा होता। और आज की जनरेशन का तो ये मामला है कि मैं आपको एक ताज़ा गज़ल से एक मतला और एक दो शेर सुनाता हूँ कि हाँ, मददगार की ज़रूरत है, हाँ मददगार की ज़रूरत है, छत हूँ दीवार की ज़रूरत है, छत हूँ दीवार की ज़रूरत है, मैं भी एक बार ज़रूरी था उसे, मैं भी एक बार ज़रूरी था उसे, तू भी एक बार की ज़रूरत है। वाह 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 वाह, ये आजकल की जनरेशन है। और एक शेर और है इसमें, मैं भी एक बार ज़रूरी था उसे, तू भी एक बार की ज़रूरत है, इश्क तो एक से ही होता है, इश्क तो एक से ही होता है, तुझको दो चार की ज़रूरत है। ये प्रेरणा कहाँ से मिली? आप दुनिया देखी तब? ये हाँ, जो मैं आजकल के लड़के लड़कियों का हाल देख रहा हूँ, ब्रेकअप करके कोई कैसे पार्टी कर सकता है। मतलब यहाँ पे ब्रेकअप पार्टी होती है यार, ब्रेकअप हो गया, आज पार्टी है, तेरे भाई ने देनी है पार्टी। अरे कैसी, मतलब आप मानसिकता में आ गए हैं। आपको पता है कैस 90s की पीढ़ी जो है, वो तो मुझे लगता है कि वो मतलब 4 दिन 5 दिन घर से नहीं निकलना, एक हफ्ते किसी से बात नहीं करना, खाना छूट जाना, डार्क सर्कल हो जाना, चेहरे की रौनक चले जाना, किसी से बात नहीं करना, क्या है सब ठीक है, कुछ हुआ है बताना नहीं है, ये सारी चीज़ें होती थी। वो मुनव्वर राना साहब का शेर भी है ना कि इश्क है तो इश्क का इज़हार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। तो वो बीमार होते थे लोग चेहरे से, पता लगता था कि यार इसको कोई चोट लगी है दिल पे, इसको इश्क हुआ है किसी से, और वहाँ से इश्क हुआ है, इसको इश्क हुआ है, देख के पता लगता था। आजकल तो क्या ही है, एक गया दूसरा आएगा, एक गई दूसरी आएगी, वो वाला जुमला ज़्यादा चल रहा है आजकल। तो लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ, मैं इस विषय पर भी सोचता हूँ, और मुझे लगता है कि आप तो सोचते ही सोचते होंगे कि आपको नहीं लगता कि एक गई दूसरी आएगी तो ये मतलब कि तनाव से, डिप्रेशन से लोगों को बचाता है? क्योंकि रिश्ता टूटने में ज़रूरी नहीं कि मतलब इसमें कई सिचुएशन हो सकती है कि हमेशा सामने वाले की गलती हो, या अपनी गलती हो, या दूसरे की आदत हो, या फिर दोनों की ही गलतियां हों, दोनों एक्सेप्ट ना कर पा रहे हो। मैं समझता हूँ कि ठीक है,
तनाव से तो बचा लेता है, लेकिन आपको इश्क करना तो सारी उम्र नहीं आएगा। जो सबसे अहम चीज़ है। सिर्फ आपको तनाव से बचना है या मोहब्बत भी करनी है। कभी बिस्तर पे पड़े हुए आखिरी पलों में आप ये सोचेंगे कि सारी ज़िंदगी हमने बस तनाव से दूर भागने के लिए एक को छोड़ा और दूसरे को पकड़ा, लेकिन कभी मोहब्बत नहीं कर पाए सच्ची। तो ये आखिरी लम्हों में आपको ना सोचना पड़े इस डर से अगर हाँ, तो ये आपको पहले सोच लेना चाहिए। ये पहले सोच लेना चाहिए। तो ये तो मोहब्बत पे आपने लिखा, जो मुझे भी बहुत पसंद है, उससे मोहब्बत एक तरफ है, उससे झगड़ा एक तरफ। जी। टूटने पे क्या लिखा था, मतलब अपने नहीं किसी के टूटने पे क्या लिखा था? टूटने पे तो खैर मेरी सैडनेस तो गज़लों में बहुत कम है, लेकिन अभी मुझे कुछ ज़्यादा याद तो नहीं आ रहा, लेकिन हाँ कुछ शेर हैं वो मैं आपको सुना देता हूँ कि कोई मिसाल नहीं है तेरी मिसाल के बाद, कोई मिसाल नहीं है, कोई मिसाल नहीं है तेरी मिसाल के बाद, मैं बेख्याल हुआ हूँ तेरे ख्याल के बाद, मैं बेख्याल हुआ हूँ तेरे ख्याल के बाद, बस एक मलाल पे तो ज़िंदगी तमाम न कर, बस एक मलाल पे तो ज़िंदगी तमाम न कर, बड़े मलाल मिलेंगे मेरे मलाल के बाद। वाह, बड़े मलाल मिलेंगे मेरे मलाल के बाद, हमारे बीच में जो है सही नहीं है वो, हमारे बीच में जो है सही नहीं है वो, उसे ये याद भी आया तो 4 साल के बाद। तो ये कुछ पंक्तियां हैं ऐसी जो टूटने पर, और ये भी एक जो शेर मैंने आपको सुनाया कि 4 साल के बाद, ये भी आपने भी 4 साल के बाद लिखा था। जो उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे कहा कि हमारे बीच में जो है वैसे वो सही तो नहीं है, तो थोड़ी देर में मैंने उनको शेर सुनाया। मैंने कहा शेर सुन लीजिए, बाकी तो जो बात है वो बाद में कर लेंगे। ये गॉड गिफ्ट है, ये बहुत अच्छी चीज है। जो लोग लिखते हैं, हम आप जैसे कि आपको तो लगातार लिखते हैं, मैं दूसरे धंधे में हूँ पत्रकारिता के, लेकिन वक्त मिल गया तो कभी लिख लिया, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज है। मुझे लगता है कि इसके लिए ऊपर वाले का, भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए हमें कि हाँ, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि हम कम से कम व्यक्त तो कर पाते हैं अपनी चीजों को। बिल्कुल सही है, ये किसी किसी को हुनर प्राप्त होता है और मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का इस मामले में। वरुण आनंद को लोगों ने रिश्ता में देखा है जी, मंचों पर देखा है जी। कई लोग जानना चाहते हैं कि वरुण आनंद कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। एक तो मुझे पता है क्या करते हैं, मैंने गलती से पूछ लिया था तो हाँ, एक तो मुझे पता है क्या करते हैं, तुझसे मोहब्बत। लेकिन उसके अलावा जो लोग जानना चाहें वरुण आनंद को, वो बताइए ज़रा। देखिए, मैं लुधियाना का रहने वाला हूँ, पंजाब का, और बहुत अरसे से 1998 से हम वहीं रह रहे हैं। हमारे वालिद साहब यमुनानगर हरियाणा से वहाँ आए और तब से हम वहीं पे हैं और वहीं के हैं। तो एक गारमेंट एक्सपोर्ट में मैं वहाँ पे पहले एज ए हॉल इंचार्ज काम करता था, और अब इतनी ज़्यादा मतलब हम व्यस्त रहते हैं उसमें कार्यक्रम में कि काम से तो थोड़ा दूरी ही है अब हमारी। और घर में जो है वो मैं हूँ, मेरा एक छोटा भाई है, यही 2 सदस्य हैं हम। बाकी माता पिता भगवान को प्यारे हो गए हैं। तो ये हमारी कहानी है, वो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा कोई इतिहास नहीं है जो भी है। और दूसरी बात यह है कि मेरे परिवार में कोई ऐसा रहा नहीं है जो कोई कला प्रेमी हो, या कला प्रेमी हो भी तो कोई कलाकार नहीं था पहले कभी। और शायरी से तो दूर दूर तक कोई बहुत ज़्यादा नाता नहीं रहा किसी का। तो मैं पहला ही ऐसा इंसान हूँ जिसने शायरी शुरू की और क्या लिखना शुरू किया, कमाल लिखना शुरू किया, कमाल लिखना शुरू किया। तो मैं अब ये जानना चाहूँगा, आम तौर पे वैसे तो हर जगह हर लोग, कहावत है राक्षसों के घर में भी प्रहलाद होते हैं, गुदड़ी के लाल, कहीं भी अपवाद निकल सकता है, कुछ भी। लेकिन आमतौर पे जो साहित्यकार देखे गए हैं हिंदी भाषी राज्यों में दिखे गए हैं, बिहार में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, आप पंजाब में, और फिर पंजाबी। फिर देखिए, आपकी आत्मा जिस ज़बान में बात करती है आपसे, आप उस ज़बान में ही शायरी कह सकते हैं। मराठी अगर बोलती है आपकी आत्मा तो आप मराठी में करेंगे, पंजाबी बोलती है तो पंजाबी में करेंगे, हिंदी बोलती है तो हिंदी में करेंगे। तो मेरी ज़बान शुरू से बचपन से हिंदी रही है, हमको हिंदी में ही बात करना सिखाया गया, तो शायद उस वजह से।
अगर मैं ठेठ पंजाबी ही बोलता बचपन से तो शायद मैं इस तरफ ना आ पाता, शायद मैं पंजाबी का शायर होता। तो वो जो सोच है, जो जिस भाषा में हम सोचते हैं, जिस भाषा में हम अंदर ही अंदर बात करते हैं, उसमें शायरी करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक कारण रहा जो मेरी परवरिश हिंदी सिखाते और बोलते हुई उसको मैंने आगे भी बढ़ाया, और फिर मैंने उर्दू को भी अपनाया, और बड़ी खूबसूरत ज़बान लगी मुझे, बड़ी साफ़ सुथरी और बड़ी दिलकश, अपनी तरफ खींचने वाली। तो फिर मैंने इस पर भी ध्यान दिया जब, तो मैंने इसको भी सीखा। ये नहीं कि आप जिस ज़ुबान के शायर हैं आप उस ज़ुबान में शायरी तो कर रहे हैं पर आपको वो आती नहीं है। तो मैंने कहा ये सीखनी भी ज़रूरी है, मैंने उसे भी सीखा। और मतलब आप हिंदी में शायरी कर रहे हैं तो आपको हिंदी का पूरा ज्ञान होना चाहिए, उर्दू में कर रहे हैं तो फिर उर्दू का भी होना चाहिए आपको। तो ये है कि इस तरह से ये पंजाब में रहें आप चाहे अमेरिका में रहें, आपके अंदर अगर शायर है तो वो कहीं भी उठेगा, कहीं भी उठेगा, कहीं भी उठेगा, कहीं भी हाँ, वो अपना काम करेगा, मकबूल हो ना हो, उसको लोग मिलें सुनने वाले ना मिलें, वो कुछ ना कुछ कहीं फेसबुक पे कहीं पोस्ट करेगा, कहीं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेगा, वो कोशिश करेगा अपनी तरफ से। तो ये होता है, इस पे कोई आसपास के लोग मैटर नहीं करते हैं। वो आपके अंदर है, ऊपर वाले ने कुछ डाला है तो वो निकलेगा ही निकलेगा बाहर, कोई उसको रोक नहीं सकता है। इससे वातावरण का कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं। आपने कब से शायरी शुरू की? स्कूल के दिनों से, कॉलेज के दिनों से? नहीं, मैंने पास आउट किया जब, अपना स्कूल छोड़ा मैंने, तो तभी से मैंने शुरू कर दिया था ये। और शुरुआत मेरी ये कारण जो रहा, जहाँ प्रेरणा की बात आती है, वो ये जगजीत साहब को मैं सुनता था। मेरे को शायरी का कोई बहुत ज़्यादा इल्म नहीं था कि शायरी कैसे होती है, किस तरह से गज़ल कही जाती है, कुछ नहीं। सिर्फ जगजीत साहब को सुनते सुनते ये हुआ कि गायकी पे तो ध्यान जितना था सो था ही, शायरी की तरफ जाने लगा। क्योंकि जगजीत साहब ने बड़े बड़े शायरों को गाया है, बशीर बद्र हो गए, निदा फाजली, वकील शफाई, जावेद अख्तर साहब को भी उन्होंने गाया है, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की भी गज़लें गाई हैं उन्होंने। तो ये मतलब के साहित्यकार हैं बड़े बड़े। तो कहीं ना कहीं मैं बड़े बड़े शायरों की शायरी भी तो सुन रहा था साथ साथ। ये कैसे शेर इतने हैरान कैसे कर देते हैं, गीतों में तो ऐसे नहीं होता है, उसके तो हम मज़े ले लेके सुनते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो वो आखिर में एक लाइन बोलते हैं, 4 बार दोहरा के फिर एक लाइन बोलते हैं अलग से, तो वो हैरान क्यों करती है। बिल्कुल शायरी का जिसको इल्म नहीं होता वो तो यही सोचता है। कहीं ना कहीं मेरा गायकी की तरफ इतना ध्यान नहीं गया कि मैं गायकी करूं या गायकी सीखूं, मेरा लिखने की तरफ ध्यान गया कि मैं लिखता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि मैं क्या लिख सकता हूं। तो मैंने टूटा फूटा जो भी हुआ एक कॉपी पे लिखना शुरू किया। ये कब की बात होगी? ये बात है 2002 की। अच्छा, आप तो काफी साल भी बता रहे हैं। नहीं, वो एज नहीं पूछ रहा हूँ मैं। हाँ जी, नहीं, मतलब बस ऐसे, मतलब मैं पूछ रहा हूँ तो मतलब नहीं कब मैं की सन बात बता है? रहा हूँ, सन बता सन रहे बता हैं रहा हूँ जब मैंने शुरू किया 2002, ये। उस हाँ, उस समय से। हाँ, और 14 साल, और उसमें कमाल लिखा आपने। जी जी जी, महसूस किया आपने। हाँ पहले सीखा है, सीखने का सिलसिला भी बहुत लंबा है, छोड़ा भी बीच में, छोड़ने का भी एक वो है कि भी छोड़ ही दिया तो वो कितने भी साल बहुत बीत गए। जिम्मेदारियां हाँ, हैं जो जिम्मेदारियां हैं। मैं समझ रहा हूँ। मेरी माता जी की इंतकाल हो गया उनका, तो तब भी मैंने, मेरा दिल नहीं किया ये सब करने का, मैंने छोड़ दिया, काम की तरफ ध्यान दिया, बहुत साल छोड़े रखा मैंने। फिर ऐसा होता है आपकी ज़िंदगी में, कोई आता है वो आपको कहता है, आप तहस नहस कर देता है। नहीं तहस नहस नहीं, वो उन्होंने बताया मुझे जब मैंने छोड़ा हुआ था। तहस नहस तो था ही पहले से, मैंने वो खुद ही कर दिया था। वो ईश्वर का भेजा हुआ ऐसा फरिश्ता होता है कि अगर आपको ईश्वर ने किसी काम के लिए बनाया हुआ है तो वो आपको बताते हैं आकर। हनुमान जी को भी उनकी शक्तियाँ याद दिलाई गई थी कि आप तो बहुत शक्तिशाली हैं। मुझको भी याद दिलाने वाली कोई आई मेरी ज़िंदगी में, हालांकि शक्ति का रूप। हाँ, तो वो उन्होंने बताया मुझे कि आप अगर ज़िंदगी में कोई काम सबसे बेहतर कर सकते हैं तो वो शायरी है। मैंने कहा ये आपको कैसे पता लग गया? हालांकि वो उनकी पूरी फैमिली है, ऐसा कुछ मतलब वो नहीं है कि मतलब उन्होंने मेरी शायरी एकदम से पढ़ी और वो जैसे ही उन्होंने मुझको जाना तो उन्होंने मेरी फेसबुक प्रोफाइल में वहाँ मैंने पोस्ट की हुई थी, तो उन्होंने पढ़ा। अच्छा, वहाँ से किसी ने देखा? वहाँ से उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि बड़े अच्छे ख्याल हैं। मैंने कहा हाँ, बस कभी लिखता था मैं, तो कभी लिखता था मैं। 2011 की बात है, 11-12 की बात है। तो कभी लिखता था मैं,
तो वो आई थी 2014 में। 2011 तक मैं पोस्ट करता था, उसके बाद छोड़ दिया। उस समय नया नया फेसबुक भी आया था, तो फेसबुक भी नया नया आया था, तो शौक होता था कि भाई चलो डालते हैं कुछ। तो उनका मैंने पढ़ा, बड़े अच्छे ख्याल हैं आपके। तो मैंने कहा बहुत शुक्रिया आपका, पर मैं अब लिखता नहीं हूँ। कहती है आप अगर ज़िंदगी में कोई काम सबसे बेहतर कर सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं, पता नहीं क्या उनके मन में आई बात थी, तो वो शायरी है। मैंने कहा पर मैं करना नहीं चाहता हूँ अब, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं और लोग भी साथ नहीं देते हैं इतना, तो कुछ ऐसी बातें हैं कि मैं छोड़ चुका हूँ। इतनी आप करिए। तो उन्होंने मुझे इस बात पे मनाया, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं करता हूँ, लेकिन सीखा नहीं था अभी मैं। जिस तरह से बहर वगैरह और वज़न वगैरह होते हैं इसके मीटर, वो सीखा नहीं था। फिर मैंने जब सीख कर शुरू की, तो वो असली सिलसिला मेरा 2014-15 से शुरू हुआ था। सीखने में कितने साल लगे, मतलब ऐसे महीनों से? मुझे 1.5-2 साल लगे। 1.5-2 साल लगे? 1.5-2 साल सीखने में और उसको उसमें अपनी लेखनी में इम्प्लीमेंट करने में। बिल्कुल, कि लोग कहें कि वाह क्या बात है। तो अभी कहते हैं क्या बात है। तो वो युवाओं की भीड़ है, मैं आपको बताऊं दर्शकों, युवाओं की भीड़ है जो पागल हो जाती है जब ये स्टेज पे होते हैं। तो ये ऊपर वाले की कृपा है और उसकी मेहरबानी कि इतना प्यार मुझे मिलता है लोगों से, और लोग इतने मतलब मोहब्बत से पेश आते हैं कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्या मैं इतनी मोहब्बत के लायक भी हूँ। बिल्कुल। तो ये सिलसिला फिर जब 2016-17 से जब शुरू हुआ सीख कर, वो एक पार्ट 2 था। पार्ट 1 तो वही था कि आप वो जगजीत साहब को सुना और वो लिखा और फिर छोड़ दिया। फिर जब पार्ट 2 शुरू हुआ, फिर वो सिलसिला अब तक चल रहा है, आपके सामने है जो भी है, आप सबकी मोहब्बत है। तो छोटी सी स्टेज कोई पहले मुशायरे की मिली, फिर ऑल इंडिया मुशायरा मिला बिहार का, फिर कालकी महोत्सव में कालकी धाम का एक मुशायरा वो पढ़ा, फिर धीरे धीरे रेख्ता तक पहुँचे, कुछ और स्टेजेस में पहुँचे वे दुबई, और ये सिलसिला चलता रहा और अब भी चल रहा है। आगे भी चलता रहेगा, बहुत दूर तक जाएगा। जी आप एक बात बताइए कि जो नए शायर हैं, जो नए लेखक हैं, उनके लिए मुश्किल नहीं है जीवन यापन सिर्फ शायरी से? काफ़ी मुश्किल है जीवन यापन शायरी से, और या शायरी को रोज़गार बना लेना अपना और इसी से निर्भर हो जाना। हैं हाँ, जो बड़ी गाड़ियों से भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो उन्होंने देखिए उन्होंने जीवन बिताया पूरा। आप उनकी वीडियो उठा के देखें यूट्यूब पे, जवानी की वीडियो भी मिल जाएगी उनकी, वो पूरे जवान हैं। और आपकी वीडियो देखिए आप तो आपको वो बुजुर्ग लगते हैं पूरे। उन्होंने बड़ा इसमें वक्त बिताना पड़ता है आपको। शायरी कैसे, इतना धैर्य कहाँ से लाएं? देखिए काम, मैं तो यही कहूँगा नए लेखकों को कि अपना काम करते रहिए और इस काम को जारी रखिए साथ साथ। क्या पता कब क्या हो जाए। यूनिकनेस की तरफ ध्यान ज़रूर दें लिखते वक्त, कि आप जो लिख रहे हैं वो कितने लोगों से मेल खाता है या कितने लोगों से मेल नहीं खाता है। जितने कम लोगों से मेल खाएगा वो उतना यूनिक होगा और उतने ज़्यादा लोगों को लगेगा कि हाँ ये नया है। जैसे आपको कोई अपनी याद आ रही हो नई शायरी, तो कुछ नया जो कभी लिखा हो, ऐसे जरूरी नहीं कि आजकल में लिखा हो, कभी लिखा हो, 1 साल 2 साल 5 साल? मैंने एक शेर लिखा था, मुझे भी ध्यान नहीं था कि मैंने एक मतलब लिखा है तो इस तरह से ये अलग हो गया है। एक शेर कहा था मैंने कि वो गज़ल आपने भी सुनी हुई है, मैं ध्यान दिलाता हूँ आपका भी, कि अपनी आंखों में भर कर ले जाने हैं मुझको उसके आंसू काम में लाने हैं। अपनी आंखों में भर कर ले जाने हैं मुझको उसके आंसू काम में लाने हैं। देखो हम कोई वहशी नहीं दीवाने हैं, तुमसे बटन खुलवाने नहीं लगवाने हैं। अब इसमें यूनिकनेस का शेर ये है, अभी जो आपने सुना वो उसको मैं नहीं मानता हूँ, ये मानता हूँ जिसमें सबने मोहर लगाई है कि हाँ ये है। पाकीज़ा चीज़ों को पाकीज़ा लिखो, पाकीज़ा चीज़ों को पाकीज़ा लिखो, मत लिखो उसकी आंखें में खाने हैं। ओए हाय वाह, अब इस बिल्कुल नया है। अब इसमें नयापन इसमें क्या आया? नयापन इसमें ये आया कि सभी ने मुझको ये कहा कि वरुण भाई आज तक हर शायर ने आंखों को शराब और नशे और मैखाना और यही चीजें अड्डा बना के रखा था। आंखें नशीली हैं, पवित्र बता दिया है। ये कभी किसी शायर की ज़बान से हमने सुना ही नहीं है कि किसी ने कहा हो कि मत लिखो उसकी आंखें मैखाने हैं, पाकीज़ा चीज़ों को पाकीज़ा लिखो। तो ये मुझको भी तब ध्यान हुआ, मैंने कहा यार बात तो सही है, पर मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया कि मैं भी इसको गहराई से सोच पा रहा हूँ सच में कितनी
तो ये कितनी अलग और कितनी यूनिक बात है। तो ध्यान आकर्षित करवाना है अगर आपने लोगों का अपनी तरफ, तो ये एक सबसे बेहतर उपाय है। ये आप अलग लिखने की कोशिश करें, नए लिखने वालों से, यही है मेरी गुजारिश। पहली बार कब लगा कि नहीं अब तो यही करना है? एक बार लग जाता है, जैसे कि मैं जब ग्रेजुएशन की कर रहा था वो पढ़ाई, जी तो वो करनी थी, सरकारी जी नौकरी जी वाला जी करना जी था। उसके बाद एक समय आया कि लगा कि नहीं अब ये नहीं करना, अब ये करना है, एंकर बनना है। जी जी। तो आपको कब लगा? ये लगता है हर आदमी के जीवन में लगता बिल्कुल है बिल्कुल लगता कि है। ये नहीं करना, ये देखिए, मैंने करना है। काम छोड़ने में कभी जल्दी नहीं की। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं अपना जो काम कर रहा हूँ, रोज़गार है मेरा, वो मैं छोड़ दूँ और इसमें हो। जब तक मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि मैं अपने काम से ज़्यादा पैसे इसमें कमा रहा हूँ, तब तक मैंने अपना काम नहीं छोड़ा। और ये बात 2021 की है, तब मैंने ये फैसला किया कि अब मुझे यही करना है। हाल में ही अब किया मुझे, है। हाँ, हाल ही में, मतलब पूरा काम छोड़कर इस तरफ आना, हाँ, उसमें वक्त रिस्क लगता है ना, वही उसमें वही जो रिस्क है ना, उसमें वक्त लगता है। हम सब इसी और अगर आप दोबारा भी उस दुनिया फील्ड में में। चले जाते हैं तो फिर लोग कहेंगे आपको, भाई आप तो बड़े मशहूर हो गए हैं और आप फिर से इस काम में आगे ये क्या भी हुआ। एक बड़ा ये बड़ी, चैलेंज है ये। हाँ, ये चैलेंज हो जाता है। आप पहले अपने आप को पहले देख लें। लेकिन एक संदेश दीजिए आपको, आप, मुझे लगता है कि यूथ आइकन है आप, जिस तरह से भीड़ आती है, देखिए, एक संदेश दीजिए क्या युवाओं को। ये मुझे बिल्कुल नहीं लगता, मेरा जो मन करे वो मैं करूं, मैं मन करे तो मैं शायरी करूं, मन करे तो मैं जाके वो कोई काम करूं। कौन होता है कोई रोकने वाला? समाज कौन होता है रोकने वाला? आप क्या सोचते हैं इस पर? बात समाज की नहीं है, आपको समाज के लिए कुछ नहीं करना है। ना समाज ने आपके मुंह में आके रोटी डालनी है। ठीक है। मामला ये है कि जो दुख तकलीफ आपको आएगा वो आपने देखना है। अस्पताल में आप भर्ती हैं, आप बेड पे पड़े हैं, वो आपके परिवार ने देखना है। आपका बैंक बैलेंस क्या है वो आपने देखना है। सिर्फ इस बात से, कोई भी आर्ट हो, शायरी है, गायकी है, पेंटिंग है, आप कुछ भी कर रहे हैं, तब तक उसको मत छोड़िए जब तक आपको ये नहीं लग जाता कि अपनी नौकरी से ज़्यादा मैं इसमें कमा लूँगा और कमा रहा हूँ और इसकी संभावनाएं आगे और बढ़ेंगी। आपके पास कुछ ऐसे लोग भी होने चाहिए जो आपका साथ देने के लिए तैयार हों और इस फैसले से वो इनकार ना करें कि हाँ भाई ठीक है। आप अकेले ये फैसला मत लीजिए, 2-4 लोगों की राय भी लीजिए इसमें, तब जाकर आप, कोई भी आर्ट हो, सिर्फ 2-4 शायरी, अपने होने चाहिए, हाँ, बहुत वो अपने होने चाहिए। बिल्कुल। और ऐसे भी कुछ लोग होने चाहिए जो इस फील्ड में आपकी मदद करते हों। हाँ। ये ना हो कि सब हसद वाले हों, यानी कि आपसे जलने वाले हों और आप उस फील्ड में कूद गए अपना काम छोड़कर, और फिर आगे तो लोग वो जलने वाले ही हैं आपसे, तो ना आप पीछे के रहे ना आप आगे के रहे। वो काम कभी मत करिए। जब आपको लग रहा हो कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, तब आप पीछे का छोड़िए और आगे का पकड़िए। ये सबसे अच्छा तरीका है। वरुण आनंद के लिए जीवन क्या है अब तक के सफ़र में? जीवन जीवन एक सवाल है जो अभी तक हल नहीं हुआ है। कभी कभी सोचते हैं कि हल हो गया या हल हो जाएगा, लेकिन कोई ना कोई ऐसी स्थिति आ जाती है आगे कि इंसान को लगता है कि नहीं, अभी बहुत सी बातें हैं, बहुत से राज हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो, और जितनी ख्वाहिशें आप पालते जाते हैं, जीवन उतना आपको सवाल और देता जाता है। मैं यही कहूँगा कि जीवन में अगर आपने बेहतर जीवन जीना है तो कम ख्वाहिशें पालें और अच्छा जीवन जी सकेंगे। एक चीज़ को अगर हासिल कर लिया है तो 2-4 चीज़ें और मत पालें। कम रखेंगे अपनी ख्वाहिशों को तो जीवन आपको तंग नहीं करेगा। और जीवन को अगर सुखी तरीके से जीना है तो इसी तरह से जीवन आपसे कुछ नहीं मांगता है, लेकिन आप उसको अगर मुश्किल बना रहे हैं तो वो भी आपके अपने हाथ में है, और आसान बनाना भी आपके अपने हाथ में है। तो प्रेम क्या है? प्रेम बहुत बृहद विषय है ये। देखिए, प्रेम वो है जो आपको जीना सिखाता है। प्रेम वो है जो आपको बनाता है। मुझे लगता है जीना से ज़्यादा मरना सिखाता है। अब वो एक नेगेटिविटी है, वो भी कईयों के साथ होती है, नो डाउट हुई भी है। कई लोग कुछ कर लेते हैं अपने आप के साथ गलत, वो भी है। लेकिन अगर इसको हम पॉजिटिव वे में सोचें तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई इंसान पत्थर है तो उसको हीरा बनाने का काम प्रेम करता है। प्रेम ये है, प्रेम आपको दुनिया का सबसे अच्छा इंसान बना सकता है एक बुरे इंसान से। प्रेम में बड़ी ताकत है। हमेशा आपने प्रेम का पॉजिटिव साइड ही देखा है?
कोई ऐसा किस्सा किसी ऐसे दोस्त को नहीं देगा कि उसका दिल टूट गया हो, तोड़ने वाली हो, या फिर उसका कोई तोड़ने वाला हो? मैंने देखा क्या, मैंने तो ये भी देखा है कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं फेसबुक पे, मेरे साथ जुड़े हुए थे, बाद में पता लगा कि कोई लव एंगल था, उसकी वजह से इन्होंने आत्महत्या कर ली। तो बड़ा मलाल होता है कभी कभी कि भाई हम उनसे बात कर लेते तो शायद हमारी बात से वो मुतमईन होकर ये फैसला जो है वो खारिज कर देते। तो नेगेटिव तो है, तो बड़ा ख़तरनाक है। इस पर कुछ याद आ रहा है जो कभी लिखा हो यार? इस पर तो कुछ खास याद नहीं आ रहा अभी आपने मुझे। प्रेम को उत्सव की तरह लेके लिखा ना? हाँ बिल्कुल, मतलब मैंने इसमें ज़्यादा सैडनेस लाने की कोशिश की नहीं की। अगर सैडनेस मेरी आई भी है तो ज़िंदगी के नज़रिए से आई है, मोहब्बत के नज़रिए से नहीं है। ये जिंदगी पर भी शेर लिखे हैं आपने? बिल्कुल, बहुत सारे शेर जैसे हैं। कोई अगर याद आ रहा हो तो? ये है कि अपना किरदार बचाने में लहू लगता है, अपना किरदार बचाने में लहू लगता है, अपना किरदार बचाने में लहू लगता है, जिंदगी तेरे फसाने में लहू लगता है, हिजर की आग शराबों से कहाँ बुझती है, हिजर की आग शराबों से कहाँ बुझती है, हिजर की आग बुझाने में लहू लगता है, हिजर की आग बुझाने में लहू लगता है, और ये वो दुनिया है जहाँ आने में आसानी है, ये वो दुनिया है जहाँ आने में आसानी है, हाँ मगर लौट के जाने में लहू लगता है, इसलिए भी मैं बुझा रखता हूँ माजी के चिराग, अतीत के चिराग, इसलिए भी मैं बुझा रखता हूँ माजी के चिराग, इन चिरागों को जलाने में लहू लगता है, और जिनकी रग रग में हो पानी वो मोहब्बत न करें, जिनकी रग रग में हो पानी वो मोहब्बत न करें, इस मोहब्बत को निभाने में लहू लगता है। तो ज़िंदगी का नज़रिया तो कुछ ऐसा ही मेरे जहन में रहा है कि ज़िंदगी तेरे फसाने में लहू लगता है, और लहू दे के ज़िंदगी को सींचना पड़ता है। दोस्ती को कितना तवज्जो देते हैं आपने जीवन में? दोस्ती, देखिए दोस्ती के मामले में मैं बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं बनाता हूँ अपने, और ये मानता हूँ कि दोस्ती बहुत ही गहरा विषय है। प्रेम के बाद अगर कोई दूसरा रिश्ता आता है ऐसा जो आपके खून के रिश्ते से अलग है तो वो दोस्ती है। प्रेम के बाद, प्रेम के पहले क्यों नहीं आता? प्रेम के पहले नहीं आ सकता। क्यों नहीं आता? मुझे आपत्ति है इस बात थोड़ी से। खामियां हैं हाँ। कि जो प्रेम है, प्रेम का स्थान बहुत अव्वल है, बहुत आगे का स्थान है, उस दोस्ती नहीं ले सकती है। जो मोहब्बत है वो दोस्ती में है। और दोस्ती में हमेशा इसी बात का तो क्लैश है कि लड़का अगर प्रेम में पड़ा तो फिर वो हमारे दोस्ती वाले ग्रुप से आउट जाएगा, इसीलिए दूसरे स्थान पे आती है दोस्ती। इसको बचा के रखना होगा, इसीलिए दूसरे स्थान पे आती है। युवाओं को इसको बचा के रखना होगा कि मतलब ये देखा है हमने, जैसे कि हम 4-5 दोस्त हैं, उसमें से कोई एक लड़का है अगर प्रेम में पड़ गया तो सही में वो उतना समय नहीं दे पाता है, भूल जाता है। फिर वो उसके मैसेजेस रिप्लाई करेगा, देखिए बहाने बनाए, भाई आज नहीं आ सकता, बहुत जरूरी काम, पता चला उसके साथ घूम रहा है। एक म्यान में या तो दोस्ती ठहरेगी या तो प्रेम ठहरेगा, मैं तो यही सोचता हूँ। हाँ, ये अगर वही दोस्त को प्रेम पहले हुआ है, दोस्ती बाद में हुई है किसी से, तो आप देखेंगे कि वो अब प्रेम को कम वक्त दे रहा है, दोस्ती को ज्यादा दे रहा है, तो उसका प्रेम चला जाएगा। और अगर उसको प्रेम बाद में हुआ है, दोस्ती पहले हुई है, तो दोस्त कहेंगे अब तू जहाँ है वहां रह, अब हमारी दोस्ती तो ठंडी पड़ गई है। हमारी दोस्ती तो ठंडी पड़, ये तो होता है, ये बहुत बड़ा क्लैश है। एक उसमें से कम हो जाएगा, मैं ये नहीं कहता कि खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, साथ साथ उसकी जो वो चीजें हैं ना, वो गर्मजोशी है, वो एक चीज की खत्म होगी, या तो प्रेम की खत्म हो जाएगी या दोस्ती की खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। दोनों को बचा के नहीं रखा जा सकता, दोनों को नहीं रखा जा सकता। प्रेमिका कभी आपको आपके दोस्तों के पास नहीं जाने देगी। नहीं, कई प्रेमिका है, मैंने कई दोस्तों की देखी है, वो खुद कहती है ठीक है जाओ लेकिन टाइम से आ जाना। वही ना, तो वो जाने थोड़ी दे रही हैं आपको, ऑर्डर दे रही हैं, इजाजत दे रही, जा रहे हो जाओ, हाँ। लेकिन टाइम से आ जाना। ये तो नहीं कहती हैं जितना मर्जी टाइम जाइए, चाहे तो कल परसों आइए। ना 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 ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा तो कभी नहीं होता, तो नहीं होता है। और अगर आप वहां पर धक्के से करेंगे कि नहीं मैं तो अपने दोस्तों के साथ 2 दिन बिताऊंगा और फिर आऊंगा आराम से, तो फिर आपका वो कलेश नहीं जाएगा घर से। अगर आप शादीशुदा हैं
और अगर आप शादीशुदा नहीं है तो फिर वो ब्लॉक और वो सिस्टम चलते रहेंगे। वो शादीशुदा से याद है कि वरुण आनंद कब शादी कर रहे हैं। लोग मैंने पूछा कई लोगों से, सही बता रहा हूँ, मैंने वो एक प्लेट डाली थी कि वरुण जी से अपने से वो सवाल पूछिए, तो पहले तो किसी ने मुझसे पूछा कि शादीशुदा है कि नहीं, पहले ये पूछिएगा। अच्छा। उसके बाद अब नहीं है तो ये भी जान ले कब शादी कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं ये मैं नहीं पूछूंगा, प्राइवेसी रहे। शादीशुदा तो नहीं हूँ मैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि घर में मैं हूँ, मेरा छोटा भाई है, और करने का भी कोई इरादा तो नहीं है, लेकिन ऊपर वाले ने चाहा, कुछ ऐसे संयोग बने, ग्रह चाल बने तो हाँ, तो फिर वो फिर कौन रोक तो सकता है हम तो किसको? इंसान है ईश्वर के आगे, तो हम क्या कर सकते हैं, कर भी लेंगे। ऐसा कोई पक्का पत्थर पे लकीर नहीं है कि भाई करना ही नहीं है, लेकिन अभी कोई मन भी ऐसा नहीं है, देखेंगे जैसा जैसा कुछ आएगा सामने। ये बदलते वक्त के साथ कुछ नई तकनीक डेवलप हुई है जी एक नई तकनीक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिल्कुल लिख रही है वो, कहानियां लिख रही हैं, कविताएं लिख रही हैं। लिख रही है, हमारे आपके जैसे नहीं लिख रही हैं, लेकिन लिख रही लिख हैं। रही है। क्या लगता है कि लेखकों के लिए, नए लेखकों के लिए खतरा है क्या? नहीं एआई कुछ भी कर ले, गजल नहीं लिख सकता है। कविता लिख सकती है, कविता तो- लिख सकते हैं। कविता, गजल मेरे एक ऐसी मुश्किल विधा है जो मैं मेरे एक समझता दोस्त हूँ- ने कहा कि विवेक के प्रेमिका पे कविता, मैंने कहा है ही नहीं तो लिखिए कहाँ से? बोले कि नहीं ये फिर भी लिख के देगी। उसने हिंदी में टाइप किया, हिंदी में कविता लिख दिया उसने। मैं मानता हूँ वो कविता लिख सकती है, गजल एक अलग फॉर्मेट है। गजल लिखना बहुत, कहीं ना कहीं एआई गलती करेगा, और एक गलती गजल में गजल को गजल से खारिज कर देती है, वो गजल नहीं मानी जाती है। कहीं रदीफ में गलती करेगी, कहीं काफिये का दोष हो सकता है, कहीं को लफ्ज ऐसा इस्तेमाल कर लिया जो होता ही नहीं है ही नहीं है, गलत है। कभी ऐसा हुआ कि पूरी तैयारी के साथ आप जा रहे हों, गए हों, और ट्रेन या जिस भी वाहन से आप जा रहे हैं, या प्लेन से जा रहे हैं, फ्लाइट से जा रहे हैं, छूट गई हो और वो रह गया हो? कभी नहीं, भाग के पकड़ ली, ऐसा हुआ है, है ऐसा हुआ है। पर वो भी जो भाग के पकड़ी है वो भी घर जाने के लिए वापसी। लेकिन हाँ, एक वाकया आपको बताता हूँ। ऐसा तो नहीं हुआ कि कुछ छूट गया हो, मैंने सब बढ़िया से हमेशा ही सफ़र किया है, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि कुछ छूट गया हो। एयरपोर्ट पे जाके बैठना, सोना, कुर्सी पे बैठे बैठे वो मुझे पसंद है, लेकिन लेट पहुंचना मुझे पसंद नहीं है। गेट के पास बैठ कर कुर्सियों पे हाँ बैठ जाऊंगा, सो जाऊंगा, सुस्ता लूँगा, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि कुछ छूटा हो। लेकिन सबसे पहला मुशायरा जो मैंने बिहार का पढ़ा था, किसी ने मुझे रेकमेंड किया कि आप जाइए, तो उनका मान रखने के लिए कि अब किसी ने रेकमेंड किया है तो उसको मना नहीं कर सकते कि नहीं हम इतनी दूर नहीं जाएंगे, वो नखरे नहीं कर सकते। नए हैं बहुत, पहला मुशायरा है तो नया ही हूँ मैं, ना मुझे कोई जानता है बहुत। वो सफ़र मैंने बिना किसी बुकिंग के आनंद विहार से सीमांचल एक्सप्रेस में कटिहार तक किया था। अरे वाह, बिहार के ट्रेन से? बिल्कुल, और वो मुझे बाद में पता लगा कि ये सबसे गंदी ट्रेन है जिस सफ़र के लिए। मशक्कत की आपने? और वो एक ज़रा सी एक सीट मिल गई थी किसी पुलिस वाले को, थोड़े से पैसे देकर कि भैया ये, वो तो उसने कहा हाँ यहाँ बैठ जाइए, ठीक है। वो सफ़र, और मैंने सैंडल पहनी हुई थी अपने पैर में, वो नहीं थी, तो वो काट रही थी एक जगह से उंगली को, तो वो थोड़ा सा उसमें ज़ख्म हुआ और पैर सूज गया वो थोड़े मतलब घंटे में ही। तो हुआ ये कि कटिहार जब पहुँचे तो वहाँ से ट्रेन फिर वो कटनी थी, आधा हिस्सा कहीं और राधिकापुर जाता था, वो आधा अरेरिया की, मुशायरा अरेरिया में था, अभी भी मैं पहुँचा नहीं था डेस्टिनेशन पे, और वो ट्रेन 16 घंटे लेट थी। अपनी जो गति से वो 16 घंटे लेट हो चुकी थी, वो इतना धीमा धीमा चल रही थी वो, रुक रुक कर। तो उसी ट्रेन में मैंने एक किसी की बोतल पड़ी थी, मेरी पानी की भी बोतल नहीं थी उस वक्त, ख़त्म हो गई थी, ट्रेन में भी पानी नहीं था। मैंने ट्रेन में ही कपड़े बदले क्योंकि वो ट्रेन खाली हो चुकी थी तब, उसको अरेरिया की तरफ जाना था तो पैसेंजर थे नहीं उसमें, तो मैंने कहा चलो कपड़े तो बदल सकते हैं। कपड़े बदले, रात का वक्त 10 बजे का, मुशायरा शुरू हो चुका था, और मुँह धोया उस पानी से जो बोतल में था, और साफ़ किया रुमाल से, और फिर वहाँ अररिया उतरे तो ऑटो वाले को बोला भैया फलाने सुभाष मैदान है ऐसा कुछ करके, सुभाष स्टेडियम, वहाँ पे मुशायरा, वहाँ जाना है। हाँ है वहाँ पे, छोटे शहर में पता होता सबको। तो मैंने कहा वहाँ 100 रुपया लूँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू मेरे को वहाँ पे लेके चल। अब वो आधी रात को सुनसान इलाका है, वो लेकर जा रहा है, और अब वो लूट ले या कुछ हो जाए, इतना जुनून कि भाई चलो जाना, पहुँचना है तो पहुँचना ही। पहुँचे, मुशायरा पढ़ा, अच्छा ठीक रहा। तो
उस वक्त नए थे, तो फिर भी इतनी भीड़ में जहाँ पे पूरा मेला लगा हो, इतने हज़ारों लोग खड़े हों, वहाँ पे आपको अच्छे से थोड़ा सुन लिया जाए, तो ये इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत भीड़ थी, धक्के भी पड़े, बिहार के लोग सुनते हैं साहित्य। सुनते हैं। तो आते वक्त जो मेरी हालत हुई बिल्कुल, और आते वक्त की ट्रेन तो और बुरी बुरी थी। मैं ट्रेन की सीढ़ियों में बैठ कर आया था। तो उन लोगों ने कोई कुछ कराया नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कराया, क्योंकि शुरू में जब आप होते हैं ना तो कोई ध्यान नहीं देता है। ये मतलब रिकमेंडेशन में भी ये हो जाता है कि रिकमेंडेशन में ये होता है कि एक्स्ट्रा है, इनको तो किसी ने रेकमेंड किया है तो पढ़ाना ही है, चलो कोई बात खैर नहीं। वो तो भी वो एक दौर कम था। थोड़ा ध्यान देते हैं, शुरुआत थी। हम्म। तो किसी का मान रखने के लिए मैं गया कि चलो भाई किसी ने नाम दिया है। रिजर्वेशन ना आते वक्त थी ना जाते वक्त थी, तो सीढ़ियों पे बैठे हुए आया था मैं वापसी। और जब तक मैं आनंद विहार पहुंचा था मेरी हालत बिल्कुल ख़राब थी जैसे मैं किसी रेगिस्तान से चल कर आया हूँ शहर की तरफ, तो पैर मेरा सूजा हुआ। तो वो शायद ईश्वर एक इम्तिहान ले रहा था कि तू करके दिखा, पहले क्या करके दिखा सकता है, कितना तेरे अंदर जुनून है किसी काम कभी के लिए। विदेश में पढ़ा? हाँ, विदेश में फिर गया हूँ मैं, कैसा दुबई रहा? गया हूँ। कैसा रहा बहुत वो बहुत अच्छा, अंतर? बहुत अच्छा अंतर। और वो कभी याद आया जाते फिर वक्त? हम 5 स्टार में रुके, तो फिर वो हुआ याद है वो कि जाते ये हुए? मैंने कमाया है। अंतर लगा होगा ना? देखिए वहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं था। दुबई में 2 बार गया हूँ, दोनों बार कोई रिकमेंडेशन नहीं था, वो मेरा काम था। और काम की वजह से मुझे रेख्ता में जब मैंने पढ़ा तो 1 महीने बाद ही मुझे दुबई के ऑर्गेनाइज़र हैं फरहान वास्ती, उनका मुझे फ़ोन आ गया था कि भैया जब भी होगा तुम आ रहे हो। लेकिन 2020 का पता है सबको कि उसके बाद उसमें शुरू में ही वो लॉकडाउन आ गया था। हाँ। तो मैं जा नहीं पाया, तो मैं 21 में गया था नवंबर में। और वो शारजाह में होटल था, 5 स्टार होटल, और पूरा अपार्टमेंट था। उसमें मैं अकेला नहीं था, 1-2 लोग और भी थे। लेकिन वो वहाँ पर ठहर के मुझे लगा कि ये मैंने अपनी शायरी से कमाया है, यहाँ मैं आज हूँ। और वो भी एक था कि जब मैं बिहार गया था और मेरे पैर सूज गए थे और मेरा चेहरा गंदा हो गया था, मेरे कपड़े मैले हो गए थे, तो सीढ़ियों पे बैठ के मैंने सफ़र किया था। आज मैं फ़्लाइट में बैठ के आया हूँ और बड़े शान शौकत से मुझे यहाँ रखा जा रहा है, और मुशायरा है और मैं उसमें पढ़ूँगा, मुझे पैसे भी मिलेंगे और मेरी इज़्ज़त भी है यहाँ पर, और लोग खुश भी हैं मुझे सुनने के बाद। और दावतों पे भी जा रहा हूँ मैं, वहाँ पे 1 दिन 2 दिन रहा भी एक्स्ट्रा। तो वो अंतर तो बहुत है वो मुझे आपका बहुत पसंद है, तो पूरा पागलपन क्या है वो? हाँ, वो एक्चुअली मैंने कोशिश की थी कि ना तो इसमें रोमांस आए, ना इसमें सैडनेस आए, और ना इसमें कुछ पॉलिटिक्स भी ऐसा कुछ ना आए। अलग तरह की एक मोटिवेट करती हुई चीज मैंने कहने की कोशिश की थी, जो यूथ को मोटिवेट करती है। तो उसमें ये था कि तेरे पीछे होगी दुनिया पागलपन, तेरे पीछे होगी दुनिया पागलपन, क्या बोला मैंने कुछ समझा पागलपन, क्या बोला मैंने कुछ समझा पागलपन। और उसका शेर है कि आधा दाना आधा पागल, नहीं नहीं नहीं, आधा दाना आधा पागल, नहीं नहीं नहीं, उसको पाना है तो पूरा पागलपन, उसको पाना है तो पूरा पागलपन, दानाई दिखलाने से कुछ हासिल नहीं, दानाई दिखलाने से कुछ हासिल नहीं, पागल खाना है ये दुनिया पागलपन, पागल खाना है ये दुनिया पागलपन, देखें तुझको लोग तो पागल हो जाएं, देखें तुझको लोग तो पागल हो जाएं, इतना उम्दा इतना आला पागलपन, और लोगों से डर लगता है तो घर में बैठ, लोगों से डर लगता है तो घर में बैठ, जिगरा है तो मेरे जैसा पागलपन। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कही गई थी कि यूथ जो है वो अपना कोई भी काम कर रहा है तो वो इसको सुने और पागलों की तरह लग जाए इस काम पे। एक और वो साथ समझ लेता हूँ मैं। हाँ, वो है कि भली बुरी हर बात समझ लेता हूँ मैं, भली बुरी हर बात समझ लेता हूँ मैं, इतना तो हजरात समझ लेता हूँ मैं, इतना तो हजरात समझ लेता हूँ मैं, यही सबब है मेरे तन्हा होने का,
यही सबब है मेरे तन्हा होने का, सबको अपने साथ समझ लेता हूँ। वाह वाह वाह। सबको अपने साथ समझ लेता हूँ मैं, रहता है सुकरात कोई मेरे अंदर, रहता है सुकरात कोई मेरे अंदर, जहर को भी सौगात समझ लेता हूँ मैं, जहर को भी सौगात समझ लेता हूँ मैं। और कमरे की हर चीज के दुख से वाकिफ हूँ, कमरे की हर चीज के दुख से वाकिफ हूँ, दीवारों की बात समझ लेता हूँ मैं। तो ये गजल कितना सोचना होता है कि अचानक से आ जाती है दिमाग में। देखिए, सोचना नहीं होता, आप सोचने बैठेंगे तो कोई शेर नहीं होगा, मेरी तो यही थ्योरी है। आप सोचने बैठेंगे तो शेर वैसे होंगे कि ना आपको पसंद आएंगे ना सुनने वालों को पसंद आएंगे। ये आमद है ऊपर वाले की तरफ से, जब इशारा होता है तो फिर वो गजल आपकी आधे पौने घंटे में या आधे दिन में भी पूरी हो सकती है, एक दिन भी लग सकता है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता उसमें। ये नहीं है कि 2-3 हफ्ते लेकर बैठे रहे। आगे कहाँ लिखने का, मतलब शायरी तो आप करते रहेंगे, आगे कहाँ लिखने का सोचा है कि अगर हाँ। कोई दूसरा देखे तो समझे कि कई बार ये होता है कि लोग अपने से आपके बारे में मिलते हैं कि नहीं ये तो अपनी शायरी कर रहे हैं, तो हमारे अंदर की भावनाएं भी कुछ होती हैं। जानता हूँ कि वरुण आनंद ने आगे और क्या क्या सोचा है, बस वही अलग चीजें ही हैं जो नहीं लिखा गया, उस पर ध्यान देना है। बॉलीवुड में भी लिखेंगे? हाँ, कोशिश है, वहाँ भी कोशिश है, तैयारी है। एक बार किसी से बात भी हुई, कोशिश भी की, लेकिन उन्हें कोई इतना वो उस वक्त प्रभावित नहीं कर पाया मैं, लेकिन वो खुद ही मेरे तक आए। अभी बताना नहीं चाहता मैं कोई जब, लेकिन बॉलीवुड से जुड़े हुए और बड़े मशहूर हैं, अभी फिलहाल में भी बहुत मशहूर है। उन्होंने कहा था कि आप लिखिए, मुझे आपकी जरूरत है। मैंने लिखा तो पसंद नहीं है। होता है। मैंने पहले ही कहा था कि हम गजल वाले इंसान हैं और हमारा जो लहजा है वो अलग तरह है। तो उन्होंने कहा नहीं आप पहले लिखिए, फिर देखेंगे बाद में। तो मैंने लिखा तो उन्हें नहीं पसंद, फिर देखते हैं। कोशिश है आगे भी कुछ काम करने की, देखते हैं क्या होता है। एक वो क्या था कि वो पर्दा भी मोच डाला है। हाँ, वो एक शेर ही था। शेर था, कुछ मैंने आगे कुछ लिखा नहीं, वो था कि वो पर्दा भी उसी ने नोच डाला, वो पर्दा भी उसी ने नोच डाला जो उसकी गलतियों पे डालना था। किसकी गलतियों पे डालना? ये तो अब जरूरी नहीं है कि उसी की गलतियों पे डालना, किसी की गलतियों पे डालना हो सकता है। ये तो जमाने से जुड़ी बातें भी होती हैं, कुछ और भी रिश्ते होते हैं आपकी जिंदगी में, और किसी के बारे में भी कभी आप चलिए इसी के साथ रिश्ते होते हैं जिंदगी में, जल्दी से आपका रिश्ता किसी से जुड़े हैं, जल्दी से आपकी शादी हो कि हम घर आना भाभी के साथ मिले। जरूर बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये है वरुण आनंद साहब, आपने इनकी जो शायरी है इंस्टाग्राम पे सुनी होगी, इनको आपने रेखता में देखा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा, जो सोशल मीडिया के जो नए संचार के साधन हैं उस हर जगह पर ये दिखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरह से ये लिखते हैं, जैसे इनकी लोकप्रियता है, आपने अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिए। अगर आपने देखा है तो आप जानते ही होंगे कि जब ये किसी मंच पे चढ़ते हैं तो मैंने देखा है कि यूथ जो है, जो लड़के लड़कियां हैं, जो नए सुनने वाले हैं, जो सही सुनने वाले हैं, जो अच्छा सुनने वाले हैं, जिनको साहित्य में आजकल इंटरेस्ट है, जिनको ये जानना है भैया शायरी होती है, इश्क होता है और ऐसे लिखा जाता है, और नहीं तो अगर ऐसे लिखा जाता है तो ऐसे महसूस किया जाता है। मैंने उन सब लोगों को देखा है इस शख्स के पीछे पागल होते हुए, जब ये बोल रहे होते हैं तो क्या हूटी होती है वैसे बड़ा उमंग के साथ। तो आप भी सुनिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आप भी करिए। सब्सक्राइब कर दीजिए इनके चैनल को और इस वीडियो को भी शेयर कीजिए। इनकी जितनी भी वीडियोस हैं सबको देखिए और सबको शेयर कीजिए।